बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। छोटे मियां हो सकते हैं मुल्क से बाहर रवाना, बड़े मियां को जेल से बाहर जाने का मिल गया परवाना। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए दरखास्त जमानत मंजूर। साबिक वजीर आजम को 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी बरकरार। वजीर आजम इमरान खान ने अदालती फैसले के आगे सर झुका दिया। कहते हैं अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। नवाज शरीफ को इलाज की तमाम सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए तैयार। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हो रहा है। कराची से तजावुजात खत्म की जा रही हैं। हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी अलॉट किए गए घरों को नोटिस जारी। तजावुजात की जद में आने वाले मुतासरीन को दुकानें फराहम की जा रही हैं। तजावुजात से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दाम का इंतजार है। शहर में कायम मजीद गैर कानूनी मार्केट्स की शामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में KMC का शहर में कायम गैर कानूनी मार्केट्स और दुकानों को गिराने का फैसला। 1955 दुकानें तोड़ने का प्लान तरतीब दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। ली मार्केट की 703 दुकानें गिराने का नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में आगा खान अस्पताल को तिजारती बुनियादों पर चलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। 2 सालों में 14 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। अस्पताल की जानिब से जवाब जमा। अदालत ने 14 लाख मरीजों की फहरिस्त तलब कर ली। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में पेशरफ्त से वफाकुल मदारिस को आगाह कर दिया। मुलाकात करने वाले 5 रुकनी वफ्द का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोलों की रिपोर्ट मुरतब कर ली। हमले के लिए 2 हथियार इस्तेमाल किए गए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को खोलों की मैचिंग में कोई कामयाबी न मिल सकी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें नवाज शरीफ को रिहा कर दिया गया ज़मानत पर, लेकिन ये ज़मानत सिर्फ 6 हफ्ते के लिए यानी मुख्तसर मुद्दत के लिए ज़मानत मंजूर कर ली गई। कुछ शराइत भी आयद कर दी गई। नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी होगी, वो मुल्क में जहाँ से चाहें इलाज करवा सकते हैं। अगर दौरान ज़मानत नवाज शरीफ की अपील खारिज कर दी जाती है तो फिर गिरफ्तारी का फैसला अदालत करेगी, यानी दोबारा से गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अपील का पीरियड है। अपील समाअत के लिए तो मंजूर हो गई है, लेकिन अगर फाइनली ये अपील डिसमिस हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ को दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ हल्के इस पर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि ये एक अच्छा इक़दाम है कोर्ट की जानिब से भी, और जिस तरह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अदालत के फैसले के आगे सर झुकाते हुए ये कहा कि हम अदालतों का फैसला मानते हैं और इदारे और अदालतें जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, जो फैसला अदालतों ने दिया है उसे तस्लीम करते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल बाकी साहब। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बाकी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी शायद बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी सर, क्या कहते हैं नवाज शरीफ की रिहाई के हवाले से? आज जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि ज़्यादातर नवाज शरीफ के वकील की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि उन्हें जहनी दबाव है जेल में रहने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो रही है या जिसकी वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो अदालत ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर उन्हें जेल में रहने का दबाव है तो 6 हफ्तों के लिए उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। क्या कहते हैं आप? देखिए, शायद आपको याद हो कि समवेयर इन जनवरी मैंने आप ही के प्रोग्राम में जी ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब मार्च या अप्रैल में उनकी जमानत हो जाएगी। जी अप्रैल तो अभी आने वाला है, मार्च में उनकी एक तरह की शॉर्ट टर्म जमानत होगी। सर वैसे मैं आपसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकता हूँ? ये जो आपने पेशन गोई की थी ये किस बुनियाद पे की थी सर? अगर ये पूछना चाहूँ तो आप क्या जवाब देंगे? ओके, मैं उधर भी आता हूँ, मैं आपकी पूरे क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। जो आपने आर्गुमेंट्स से जो जजेस के कमेंट्स आए, जो वकीलों की आगे से दलाइल आए, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है और नॉर्मली कानून के अंदर कहा जाता है कि जजेस जो कमेंट्स देते हैं वो पार्ट ऑफ डिसीजन नहीं होता। एग्रीड, वो सारा एक तरफ रख दें। मैं इतना बता दूं आपको कि नवाज शरीफ के ऊपर जो इस वक्त केस है, अनफॉर्चुनेटली वो उतना मजबूत नहीं है जिसमें उनको जमानत ना मिल सके। लेकिन इस वक्त एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चल रही है, एक करप्शन के अगेंस्ट पूरे मुल्क में मूव चल रही है,
तो उस सारी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए नवाज शरीफ साहब को नो डाउट बिहाइंड द बार डाला गया, लेकिन इन्हें लॉन्ग अरसे तक बिहाइंड द बार रखा नहीं जा सकता था। अब वो ना रखा जाने की वजह से इस वक्त सेहत का बहाना बना या ज़हनी दबाव का बहाना बना या कोई एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। मैंने तीनों चीजें आपको कही हैं, ये वो बातें थी। इसमें तीसरी वाली बात की एडजस्टमेंट, ये वो बात है जिसके पीछे मैंने उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन की थी कि ज्यादा अरसा जेल में नहीं रहेंगे, 3-4 महीने बाद इनकी जमानत हो जाएगी। एक तो ये वजह कि वो केस इतना मजबूत नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जो नैब का कानून है वो है चार्टर 1999 का। अब वो जो चार्टर जिन चीजों के ऊपर बना था, एहतसाब कमीशन नैब में ढला था, वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जब कू किया था और टेक ओवर कर ली थी गवर्नमेंट, तो मिलिट्री के, क्योंकि आपके आइन में कोई चीज मौजूद नहीं है जो मिलिट्री को रूल करने की इजाजत दे। जी जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। बहरहाल मतलब जिस तरह आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर की गई है, ख़ासतौर पे उससे ये लगता है कि एक रिलीफ भी दिया गया है, और बार बार जो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की सेहत को ख़तरा लाक है, उनकी जान को ख़तरा लाक है, तो दरअसल ये उसका जवाब दिया गया है कि ठीक है, अगर तो दबाव की वजह से नवाज शरीफ की सेहत ख़राब हो रही है तो फिर इसीलिए उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। अब्दुल बाकी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, यानी ज़मानत पर रिहा करने के बावजूद बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। माजी में हम देखते रहे हैं कि बड़े बड़े केसेस चलते रहे हैं और उसमें जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त बाकायदा दी जाती है, पासपोर्ट निकाल के उनको दिया जाता है और वो लोग वापस भी आते हैं। क्या ये समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर गए तो अब वापस आने का कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर आसिम को हमने देखा और बहुत से लोगों को देखा जिनको बाहर जाने की इजाज़त बारहा दी गई, वो बाहर गए भी, वापस भी आए। तो नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? ये बुलंद इकबाल साहब, पहले तो आई एम सॉरी, मैं गलती से आपका नाम पहले गलत ले रहा था। जी जी। असल बात ये, जिस तरह कि मैंने पहले आपको कहा कि ये एक पॉलिटिकल मूव इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही है कि इन्वायरमेंट है अगेंस्ट दी करप्शन। तो सिर्फ वो डॉक्टर आसिम नहीं, शर्जील मेमन देखें वो वापस आए हैं। उसके अलावा आपकी ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी के इनाम अकबर साहब थे, उनको जिस तरीके से अंदर किया गया है वो भी एक एक्सटेंड है। असल प्रॉब्लम ये है जिसकी तरफ मैं पहले बात कर रहा था कि नैब चलती है अपने चार्टर 99 के मुताबिक। वो जिन बुनियादों पे बना हुआ है वो आपके जुडिशियल सिस्टम के साथ इन क्लैश है। जुडिशियल सिस्टम आपसे किसी भी जुर्म की पूरी विटनेसेस और प्रूफ्स मांगता है, जो कि नैब के पास नहीं है। नैब जा रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर कि जी मिस्टर बाकी के पास 10 लाख हैं, 10 लाख नहीं होने चाहिए थे, इनके पास 6 लाख होने चाहिए थे, ये 4 कहां से आए? सर लेकिन देखिए, नैब का जो कानून है, इंटरनेशनल लॉ भी इसी तरह होता है सर। अगर कोई यानी गिल्टी प्लीड ना करे और वो कहे कि नहीं जी नॉट गिल्टी प्लीड करता है, तो फिर ओनस ऑफ प्रूफ जो है ना, वो तो फिर मुल्जिम के ऊपर ही आता है ना। नैब के कानून भी यही कहता है कि जो बारे सबूत है वो मुल्जिम के ऊपर है। नैब का काम सिर्फ इल्जाम लगाना है या रेफरेंस फाइल करना है। अब मुल्जिम ने अपने आप को बरी जमा करने के लिए तमाम सबूत देने हैं कि जी मैं, आपने जो इल्जाम लगाया है वो गलत है। हालांकि बाकी जो अदालती सिस्टम्स चलते हैं, अगर किसी पे कत्ल का मुकदमा हो या कुछ और हो, तो ये जो बारे सबूत होता है, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि वो बाकायदा सबूत फराहम करता है कि जी ये आलाए कत्ल है, ये चीजें हैं, ये सबूत है, इस वजह से इनको ये सजा देनी चाहिए। लेकिन नैब का कानून तो बनाया ऐसा गया है कि उसमें अगर किसी पर इल्जाम लग जाता है या रेफरेंस फाइल हो जाता है, तो बारे सबूत उस शख्स पे है जिसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है। यानी इस केस में बारे सबूत नवाज शरीफ के ऊपर है कि उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, अदरवाइज गिल्टी तो वो, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि मतलब प्रूवन गिल्टी अदरवाइज, तो इसमें उल्टा सीन है। यानी आप गिल्टी हैं, लेकिन अगर आप गिल्टी नहीं है तो आपको अपने आप को वो सबूत फराहम कर रहे हैं कि आप जो है ना, आपने ये जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है। आपकी बात बुलंद साहब बिल्कुल ठीक है, जो आपने डिटेल बताई एज फार एज बारे सबूत इज कंसर्न। जो आपने कहा कि इंटरनेशनल कानून भी ऐसा है, तो नहीं भाई, इंटरनेशनल कानून ऐसा नहीं है। वहां पे अगर आप अकाउंटेबिलिटी के अंदर किसी को हेल्ड रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है टिल द मोमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाती, उससे पहले आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर आज जो नैब सारे मुकदमात बना के और ये कह रहा है कि बारे सबूत नवाज शरीफ साहब दें, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि व्हाट वाज एनआरओ,
ये जितने मुकदमात हैं एनआरओ से पीछे के हैं, पहली बात। उससे अगली बात ये कि नवाज शरीफ साहब और के ऊपर जितने मुकदमात इस वक्त नैब ने बनाए हैं, नैब को तो सुबह खड़े होकर उनके चेयरमैन को सलूट करना चाहिए, आईसीआई वालों को और पनामा वालों को। अगर वो ना बोलते तो इनके हाथ में क्या था? इनके पास एक पेपर भी नहीं था। ये सारे मुकदमात तो 90s के इनके ऊपर या अर्ली 2000 के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बाहर जाके अपने मुशीरों को लाखों पाउंड एंड डॉलर देके बेच के उनकी कापियां मंगवाई है। सर लेकिन जिस तरह से सर बाकी साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक प्रेशर जनरेट किया, जिस तरह धरने का कहा गया, अलामती धरने दिए गए और जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे केस की समाअत शुरू की, सर वहां थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो जाता है ना सर, कि आखिर इस केस को अहमियत दिलवाई गई और इस केस को पब्लिक इंटरेस्ट का केस बनाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जो लोग पब्लिक ओहदों पे फाइज रहे हैं, उन्होंने जब भी यानी मनी लॉन्ड्रिंग की या जिस तरीके से पैसों में खुर्द बुर्द किया गया है, तो सर पब्लिक इंटरेस्ट का केस तो बनता है ना। पब्लिक बनी है सर, किसी की एक इंसान की, किसी एक पर्सनल इंसान की, मेरे पैसे तो नहीं ले लिए गए हैं सर, ओवरऑल पब्लिक बनी है सर, जिसकी एम्बेजलमेंट हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूं जज्बाती तौर पर आपकी बात और कानूनी तौर पर आपकी बात ठीक है कि पब्लिक मनी है। मुझे ये बताइए, इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने पब्लिक मनी लूटी है या जरदारी ने लूटी है? इसके अलावा किसी ने नहीं लूटी। आपके जितने बैरोक्रेट्स हैं, आपके 465 नाम थे पनामा लिस्ट के अंदर, इन दो को छोड़ के 463 नामों का किसी ने नाम लिया? सर उसमें ऐसे ऐसे नाम भी हैं कि हमारी बुनियादें हिल जाएंगी, हम उस साइट पे इशारा भी नहीं कर सकते जिनके नाम मौजूद थे। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है तो फिर जेन्युइन, जिस पर आप कह रहे हैं ये पब्लिक मनी है, तो फिर अगर वो बाकी के पास है बाकी को भी पकड़े, सिर्फ बुलंद इकबाल साहब को क्यों पकड़ रहे हैं? पॉइंट इतना है कि शायद हमारी अकाउंटेबिलिटी आज भी पॉलिटिकली ड्रिवन है। मेरा पॉइंट ये है, काश कि वो वक्त पाकिस्तान में आए जब ये अकाउंटेबिलिटी वाकई पब्लिक इंटरेस्ट में की जाए और पब्लिक के पैसे को बचाने के लिए की जाए। आपको मुझको नहीं पता कि पब्लिक का पैसा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अली खान की बात की जाए, जहांगीर तरीन की बात की जाए और लोगों की बात की जाए जिन पर मजीद भी काम हो रहा है और भी कुछ और भी नाम सामने आएंगे, तो सर मतलब अपने लोगों की भी तो कुर्बानी दी जा रही है ना, चाहे वो जाहिरी कुर्बानी दी जा रही हो या मसलहत के तौर पर कुर्बानी दी जा रही हो। लेकिन सर पूरी तरह क्रॉस द बोर्ड ना सही, लेकिन फिर भी सर कुछ तो है ना कि आप जो पब्लिक मनी लूटी हुई है सर, अगर तो वो वापस आएगी, आपका क्या ख्याल है कि क्या कोई डील बन सकेगी इसमें, जिस तरह प्ली बार्गेन मौजूद है, या अगर कोई पैसों की डील की जाती है तो? मैंने बुलंद साहब पहले की थी, एक मैं आज कर देता हूं। जितनी भी अमाउंट पीटीआई की गवर्नमेंट या हमारे जनरली इनके ऊपर एलिगेशंस में है, जिस दिन उसका 25% पाकिस्तान में आ गया, मेरी आपसे ये पब्लिक के सामने प्रॉमिस है, मैं दोबारा कभी एज ए एनालिस्ट टेलीविजन पे नहीं आऊंगा। अच्छा, तो आपके ख्याल में कोई पैसा वापस नहीं आना? 25 भी नहीं आएगा भाई। आप अभी देख लें कि वो जो 200 अरब स्विस बैंकों में था, असद उमर ने क्या कहा उसके बारे में कि सॉरी जी वो लेटर गलत था। अब जो असल बात है वो ना आपका टीवी ये सुन सकेगा और ना ये फोन बंद होने के बाद मैं इस्लामाबाद में बैठ सकूंगा। असल बात कुछ और है। एक बात, अगली बात भी पूछ लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ये अकाउंटेबिलिटी जरूर करें सर, इस तरह ना करें जिस तरह आपने दुनिया की तरफ इशारा किया था। वहां एक प्रोसेस बना, एक कट ऑफ डेट दी गई, उस डेट से पिछले जितने केसेस थे उनको भी ऑप्शंस दी गई कि आप इन बुनियादों पर पिछले केसेस सेटल कर लें। आज की इस डेट के बाद ये कानून है। इस तरीके से आप आए, आप 20 साल पुराने केस चाहे वो जरदारी पे लाएं, किसी बैरोक्रेट पे लाएं या नवाज शरीफ पे लाएं, ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। पॉलिटिकली ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी कभी कौम को या रियासत को किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा सकेगी। बाकी साहब देखिए, माजी में ये होता रहा है ना कि अगर किसी सियासतदान पे हाथ डाला गया है, उसने प्ली बार्गेनिंग की है 50%, 40% या इतने अमाउंट पे, उसके बाद वो क्लीन चिट लेके बाहर आया है, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। सर बात यह है, बात पैसे वापस लाने की भी नहीं है सर, कम से कम लोगों को बिहाइंड द बार्स तो करना चाहिए ना, जो पब्लिक मनी की एम्बेजलमेंट करते हैं, जो चीज प्रूफ में नजर आ रही है। सर एक मैं और आप भी एक आम आदमी की हैसियत से इतने बड़े, मतलब सर 50% तो हुई होगी ना एम्बेजलमेंट, तो सर अगर इतनी बड़ी खुर्द-बुर्द है
तो ऐसे लोगों को कम से कम सर पैसा लाना या ना लाना, सर एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो कायम हो रही है ना कि चाहे वो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म क्यों ना हो, उसे जेल भी जाना पड़ेगा, अदालतें भी फेस करनी पड़ेंगी, जो कुछ उनको जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है वो सामना करना पड़ेगा। सर मिसालें ऊपर से सेट होती हैं सर। एक आम आदमी 100 रुपए की चोरी करता है, उसे 2 दिन हवालात में गुजारने पड़ते हैं। एक बड़ा आदमी अरबों रुपए की चोरी करके निकल जाए और वो किसी सूरत जेल में रहने के लिए तैयार नहीं है, उसे मुल्क में, यानी सर इतने अरसा मुल्क में हुकूमत करने के बावजूद हमारे मुल्क में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पे इन लोगों का इलाज हो सके। इनको आज भी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना होता है। नहीं, मैं उससे जवाब देता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब की वकालत कर रहे हैं। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा सर, आपकी जवाब से तो मुझे यही लग रहा है। बाखुदा ऐसा मत लीजिएगा, ये सारी दुनिया जानती है कि पीटीआई के लिए मैंने कितना काम किया हुआ है। मैं उनके स्ट्रेटेजिक सेल को हेड करता रहा हूं। पॉइंट मैं बात कर रहा हूं उस इंसाफ की जो रियासत में होना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब सर, तो ये आप मुझे बता दें कि क्या ये इंसाफ है कि इतने साल हुकूमत में रहने के बावजूद भी इन लोगों को अपना इलाज करने के लिए पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल पे भी एतमाद नहीं होता। ये कहते हैं जी बाहर के अलावा हमारा इलाज हो ही नहीं सकता। बाकी जो 20 करोड़ लोग हैं वो यहीं के सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन ये जो 10-12 लोग हैं इनका इलाज पाकिस्तान में लाइलाज है। सर ये बुलंद साहब, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, लेकिन आप दोबारा मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं नवाज शरीफ की हमायत कर रहा हूं। जी। मजे की बात है, ये जो आपने वर्ड्स बोले ये पीटीआई ने चलाए हुए हैं। आप मुझे वो एक डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसपे नवाज शरीफ या पीएमएल ने ऑफिशियली बाहर से इलाज कराने की इस्तदा की हो। 1 सिंगल डॉक्यूमेंट। आई चैलेंज यू, ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सर बाकायदा दरखास्त दी गई है और ये कहा गया है कि इन्हें, मैं बताता हूं आपको, इसकी जगह पे रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद है। जब नवाज शरीफ को लाहौर के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी कि मुझे पीआईसी में चेकअप करवा दें, जो कि नहीं करवाया गया। चलिए सर, आप तो जमानत पे रिहा हो गए ना, आप तो पूरे पाकिस्तान में जिस हॉस्पिटल से चाहे इलाज करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बाकी साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज को वक्त दिया। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देख हम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ हम बात करना चाहेंगे कराची में तजावुज़ात के हवाले से। मेयर कराची में तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल हो रहा है, कराची से तजावुज़ात ख़त्म की जा रही हैं। इसी सिलसिले में हिल पार्क की अहाते में या उसकी हदूद में जो 7 घर थे उनको नोटिस ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसके अलावा शहर में कायम मज़ीद गैर कानूनी मार्केट्स को मिसमार करने की तैयारी कर ली गई है। तकरीबन इसमें 1955 दुकानें हैं जिन्हें तोड़ने की प्लानिंग जो है वो कंप्लीट कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। ली मार्केट की तकरीबन 703 दुकानें हैं जिन्हें गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया। अब देखना यह है कि मज़ीद जो मार्केट्स हैं कहाँ हैं, ये जो दुकानदार हैं जिनका रोज़गार ख़त्म होता है, जिनकी उम्र भर की जमा पूंजी जो है वो इन दुकानों के साथ साथ मिसमार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनको किस तरह आबाद कराया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में केएमसी जो है वो शहर में मजीद गैर कानूनी मार्केट्स को मिसमार करने का प्लान बना रही है। तकरीबन 1955 दुकानें हैं जिन्हें मिसमार किया जाएगा। सर कहाँ ये दुकानें हैं, कौन कौन सी वो मार्केट्स हैं जिसमें ऑलरेडी नोटिस दे दिए गए हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने कंप्लाइंस रिपोर्ट जो जमा कराई है वो उसमें सबसे पहले तो हमने जिक्र ये किया है कि हमने अब तक कराची में क्या क्या तजावुज़ात का खात्मा किया है, उसकी एक मुकम्मल रिपोर्ट है। और हमारे स्टेट डिपार्टमेंट की जो एक लिस्ट है जिसमें जिन मार्केटों पे 400 जैसे 703 दुकानें ली मार्केट की हैं, 403 जुबली की, इस तरीके से जो 1000 के करीब दुकानें हैं तकरीबन वो मसमार करनी है, रिमेनिंग में है। क्योंकि अब जो पहले दुकानें मसमार की थी उन दुकानों का मलबा आपने देखा होगा, आपके चैनल के से और तमाम चैनल से आवाम से ये आ रहा था कि कराची को जैसे बम गिरा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, इसका मलबा वहीं पड़ा हुआ है और ये है फलाएं। तो वो उसको सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए
हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे को 20 करोड़ रुपए की एक इमदाद दी जाए सिंध गवर्नमेंट से, ताकि हम मलबा उठाया जाए और इसको जो है फुटपाथ को बनाया जाए। उसमें से 5 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास, जिसमें हमने मलबा उठाया है और फुटपाथों को बनाने का, और जिस तरह इम्प्रेस मार्केट में भी काम शुरू हो गया है। तो ये जो लिस्ट हमने फराम की है, हम सुप्रीम कोर्ट में अगर केस शुरू होता तो हम उनको सुप्रीम कोर्ट। सर, एक सप्लीमेंट्री आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपको अंदाजा होगा कराची में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बाकायदा मलबा खरीदा जाता है और प्लॉट्स को या जमीन को भरने के लिए ये मलबा बाकायदा बिकता है नहीं। अगर मैं अपना घर तामीर करने जा रहा हूं और मेरा प्लॉट हमवार नहीं है मेरे घर के लिए, तो मुझे ये मलबा खरीदना पड़ेगा। बदकिस्मती के साथ कराची में जो दुकानें मिसमार की गई, जो तजावुजात खत्म किए गए, एक तो वहाँ आम पब्लिक पहुँच के कोई उसमें से सरिया निकाल रहा है, कोई दुकानों में से अगर कोई सामान किसी की दुकान में रह गया है तो एक लूट मार का सिलसिला चलता रहा। फिर सर डिपार्टमेंट्स में आप कह रहे हैं कि ये मलबा किसी को ठेका भी दिया जा सकता था। मलबा बाकायदा बिकता है सर कराची में, आप भी जानते होंगे। अगर आप अपने घर के लिए कोई प्लॉट लें और वो हमवार ना हो तो क्या आपको मलबा खरीदना नहीं पड़ता है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की जी। अगर आप सरकारी कोई भी काम करेंगे, अगर इस किस्म के अगर आप फैसले करेंगे तो बहुत जल्द हथकड़ियां आपको लगेंगी। तो सरकार का पत्थर भी जो है वो आप बेचने से पहले उसकी बाकायदा एडवर्टाइज करेंगे। सरकार का पत्थर है ये, चाहे वो उठाने के लिए उस पर अगर प्राइवेट अगर अपने घर का उठाएं तो उसको 1000 रुपए। तो ये मलबा उठाने के लिए क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए बाकायदा पैसे देके? ये इसका एक तरीकेकार है जो गवर्नमेंट का जो है 15 के कानून जो कानून है कवानीन है उसके मुताबिक ये दिया जाता है और उसके लिए बाकायदा ठेका दिया जाता है। और ये जो वो मेरे से बेहतर जो है वो हमारे क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे जराये के मुताबिक बाकायदा ये मलबा उठ के शहर से बाहर एक करीबी आबादी को गया है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहां पे बाकायदा ये इस्तेमाल हुआ है और फिर पैसे भी दिए गए हैं? जाहिर सी बात है 20 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई है क्योंकि सिर्फ इस मलबा उठाने के काम में इस्तेमाल होगी, जिसमें से 5 करोड़ रुपए आपको मिले हैं। हालांकि ये मलबा ऑलरेडी बिकता भी, आप खुद भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का काम है इसलिए बेचा नहीं जा सकता, इसको उठाने के पैसे दिए जाएंगे। थोड़ी सी बीच में कंफ्यूजन हो रही है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 2 ट्रक 4 ट्रक 5 नहीं लाखों टन का मलबा है ये। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप ये कहते हैं कि आपने अपने रिश्तेदार को दे दिया और वो पैसे किस मद में कहाँ खर्च कर दिया। अगर हम किसी प्राइवेट इदारे को इस तरह दे देते और अगर ना देते तो आप कहते कि मलबा क्यों नहीं उठा। एक इस तरह गवर्नमेंट का एक तरीकेकार है मलबा उठाने का। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है मलबा उठाने का, म्यूनिसिपल सर्विस का डिपार्टमेंट है। वो बेहतर तौर पे ब्रीफ कर सकते हैं कि उसका क्या तरीकेकार है, किस तरीके से ये मलबे को उठाया जाता है। और मेरा काम सिर्फ जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करना है। अबाउट मैंने जो आप जिक्र हो रहा था कि मार्केटों का, तमाम मार्केटों को जो नोटिस इशू किए गए हैं वो ऑलरेडी सबको मिल चुके हैं तमाम मार्केटों में। पहली वाली जो मार्केट को हमने नेमुल बदल जगह देनी थी उसमें आधे से ज्यादा लोगों को जगह अलॉट हो चुकी है, आधे से ज्यादा की प्लान बन रहे हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि माशी तौर पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बहुत कमजोर है, उसको नेक्स्ट दुकानें मस्मार करने के लिए उसके लिए बाकायदा पैसों की जरूरत है, फिर उनको एडजस्ट करने के लिए जरूरत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है ये रिमेनिंग है, जैसे ही कोई हमें इमदाद मिलती है सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, तो हम ये कार्रवाई भी करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। सिंध हाई कोर्ट में आगा खान अस्पताल को तिजारती बुनियादों पर चलाने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत भी हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि 2 सालों में ये आगा खान अस्पताल का कहना है कि तकरीबन 14 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। अब नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तकरीबन 750 दिनों में 14 लाख मरीजों का इलाज करना, यानी तकरीबन 1.5 से पौने 2 हज़ार मरीजों का रोज़ाना इलाज करना, ये किस तरह मुमकिन है कि मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 600-650 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है और जिसमें इतने हज़ार लोगों का रोज़ाना इलाज करते हैं, तो क्या ये OPD में या जो लोग टेस्ट रिपोर्ट्स लेने के लिए आते हैं उनकी तादाद बताई गई है? बहरहाल इस पर सिंध हाई कोर्ट ने आगा खान अस्पताल से इन 14 लाख मरीजों की जो फहरिस्त है वो तलब कर ली, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ 14 लाख लोगों की फहरिस्त तलब की गई है कि वो कौन से लोग हैं जिनका मुफ्त में इलाज किया गया और वो भी सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। GM गोपांग, अस्सलाम वालेकुम। गोपांग, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। जी गोपांग, ये बताइएगा, आज सिंध हाई कोर्ट में आगा खान अस्पताल को तिजारती बुनियादों पर चलाने के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें आगा खान अस्पताल का ये कहना है कि 14 लाख मरीजों का इलाज किया गया है 2 साल के कलील अरसे में। तो सर, क्या ये बात मानी जा सकती है? अदालत में इस पे क्या रिमार्क्स मिले हैं?
जी डॉक्टर साहब, ये केस जो आज इसने एक अहम जो है मोड़ ले लिया है, जिस पर आगा खान के वकील की जानिब से जो जवाब दाखिल किया गया, उस पर पूरी अदालत में एक हैरत का इजहार किया गया कि 2 साल के कम अरसे के अंदर 14 लाख का मुफ्त इलाज करना मरीजों का, और वो भी दावा किया गया है उस मौके पर जब इन्होंने तकरीबन 8 समातों में मुसलसल ये कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड तैयार नहीं है, हम रिकॉर्ड पेश करेंगे। और अचानक जब इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया तो उसमें इन्होंने जो दावा किया है कि हमने 14 लाख मरीजों का इलाज 2 साल के अंदर, यानी कि 7 लाख मरीज जो है वो तकरीबन 1 साल के अंदर बनते हैं, और 60,000 मरीज जो है वो 1 महीने के अंदर मुफ्त इलाज का दावा किया गया है। अब ये देखा जाएगा कि आइंदा समात पर जो जवाबुल जवाब वकील की जानिब से जो दरखास्त गुजार है, खास तौर पर उनको जो अदालत में आज काम दिए हैं कि आप अपने जवाबुल जवाब में जो है वो अपनी जो चीज दाखिल करवाएं, जो भी आपको जो खदशात हैं। तो जीएम गोपांग, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 60,000 मरीज माहाना इन्होंने मुफ्त इन मरीजों का इलाज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2000 मरीजों का यौमिया इलाज किया गया है मुफ्त। आप समझते हैं कि क्या आगा खान अस्पताल में 2000 मरीज एक दिन में जाके इलाज करवा के बाहर भी आ गए, उनका मुफ्त इलाज हो गया? ये कौन सी काउंटिंग की गई है सर? ये तो गाड़ियां आती जाती नहीं हुई आगा खान में। दरखास्त गुजार का भी यही कहना, जी डॉक्टर साहब, दरखास्त गुजार का भी यही कहना था कि ये 2000 मरीज जो डेली बनते हैं ये मुमकिन ही नहीं है। हम क्या कहें, अदालत पूरी जो है वो एक अजीब सी एक सूरत पैदा हो गई थी इस दावे के बाद। अब जवाबुल जवाब पर जो अगली समात होगी उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो देने में ये अपना साबित कदम रहते हैं कि नहीं रहते, मगर ये मुमकिन नहीं है। जो बातें आज नजर आई हैं, जो समाज जो चली है, उसमें ये मुमकिन नजर नहीं आ रही कि इतना बड़ा दावा और अचानक इन्होंने इस तरह 14 लाख का दावा कर दिया 2 साल के अंदर, और 2000 मरीज योमिया, अगर इनके तमाम यूनिट भी लगा लिए जाए, ये तो इस वक्त फिल वक्त बात जो हो रही थी वो खास तौर पे आगा खान जो कराची के अंदर मौजूद है, जो इनका मेन सेंटर है स्टेडियम के पास, उसके लिए थी। और ना इसमें उनके वो यूनिट आते हैं जहां पर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं या लेबोरेटरी वगैरह, मगर 2000 का मुफ्त इलाज करने का दावा जो मुश्किल है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया जीएम गोपांग, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ा मुश्किल काम है 14 लाख मरीजों की। अगर ये सिर्फ फहरिस्त भी प्रोवाइड करते हैं, तब भी अगर एक सफ़े के ऊपर 28 नाम भी लिखते हैं, तब भी तकरीबन 50,000 पेजेस इनको अदालत में जमा कराने होंगे। यानी कि सिर्फ ये वो डिटेल होगी कि अगर सिर्फ नाम लिखे जाएं, अगर उनकी बाकायदा डिटेल तलब कर ली जाए तो मेरे ख्याल में शायद अदालत में रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं होगी। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने आज मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में पेशरफ्त से वफाकुल मदारिस को आगाह किया है, और ये कहा गया है कि मुलाकात करने वाले 5 रुकनी वफ्द ने जो है तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम डॉक्टर जी। ये बताइए कि जुल्फ़िकार कि आज आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने वफाकुल मदारिस को आगाह किया है उन तमाम तफ्तीशी इक़दामात से जो किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो होल और जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिली है। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, नीपा चौरंगी के करीब मारूफ आलिम दीन मौलाना अल्लामा तकी उस्मानी साहब पर जो हमला हुआ था, इसके बाद से अब तक की जाने वाली जो तफ्तीश में पेशरफ की, खास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो तफ्तीश थी, इसके हवाले से आज आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने तफसीली तौर पर इससे आगाह न सिर्फ किया बल्कि आगे के कुछ इक़दाम भी बताए हैं, जिसके हवाले से वफाकुल मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे उलमाए कराम जो कि गैर मुतनाज़े हैं और इंतहाई अहम शख्सियत के हामिल है, उन्हें किस किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम इख्तियार करने चाहिए। साथ साथ आईजी सिंध की जानिब से जो ज़राए हमें बताते हैं कि आगाह किया गया, उसमें बताया गया कि तफ्तीशकारों ने जो है वो नीपा चौरंगी और इसके अतराफ के इलाकों में तकरीबन 7 के करीब कैमरों की CCTV फुटेज हासिल की है, जिसको जदीद तरीके से जो है वो एनालाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा जो है वो जियो फेंसिंग करवाई गई थी। जियो फेंसिंग के हवाले से आईजी सिंह का कहना था कि उसके अंदर तकरीबन जो है वो 20 कॉल्स जो है वो मुश्तबा कॉल्स जिन्हें सामने लाया गया, पॉइंट आउट किया गया, उसमें से तकरीबन 12 से 14 अफराद तो जो है उनको तफ्तीशकारों ने बुलाया और उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। 6 अफराद ऐसे हैं जो कि अभी तक तफ्तीशकारों के सामने नहीं आए,
मगर उनके लिए भी तफ्तीशकारों का कहना ये है कि उनसे भी जल्द से जल्द राब्ता हो जाएगा। इसके अलावा जो बेशतर कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद दिनों में जमानतों पर रिहा हुए, उनको भी देखा जा रहा है। जेल में मौजूद कुछ अफराद हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। साथ साथ IBC ने ये भी आगाह किया है कि इस हवाले से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके बारे में कुछ लीड्स ऐसी मिली हैं कि जो शहर के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए सरगर्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, आपने हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जो है ये कहाँ तक जाती है और इसमें अब तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, क्योंकि जो होल है फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि वो किसी और वाक़े में मुलव्वस हथियार से अभी तक मैच नहीं हुए हैं। पर नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।